जो जनता के दिलों में हौसलों के सहारे बैठा है। क्या हमारी कॉलोनी को कृष्ण पाल को वोट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं। देखी इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे? राम जी की बात करने से राम राज्य नहीं आएगा। सब एक बराबर थे, एक समान थे। कड़क की ठंड में 2 गज के कपड़ों पे गुजारने में विवश होना पड़ा, क्योंकि इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में हमारे शहर के हालात हैं। हमारा जल, थल, वायु तीनों प्रदूषित है। नीरज शर्मा, हरियाणा कांग्रेस का फेमस चेहरा। कभी स्कूटर में हरियाणा असेंबली पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ में, कभी नंगा पाव 6 महीने रहे। जय श्री राम का एक कुर्ता सिलाया उन्होंने जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, वो पहन के 6 महीने रहे। और नीरज जी को मैं शायद ही कभी मुस्कुराते हुए देखा। नीरज जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं जितना वीडियो खंगाला आपके बारे में, कभी भी नहीं देखा कि आप मुस्कुरा रहे हो। नहीं, देखिए, खिलाफ तो मैं किसी चीज़ के नहीं हूँ और गुस्सा नहीं कह सकते उसको। यहाँ की जनता जनार्दन का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इतनी विपरीत लहर में उन्होंने मुझे जिताया। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा मन में मज़ा सा था कि भाई एमएलए बनेंगे। ये नहीं पता था कि जिम्मेदारियों का इतना बड़ा एक पहाड़ आने वाला है। और इससे पहले फादर साहब मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब की सरकार थी कि जो इलाके के काम होते थे उनमें भी भेदभाव होता था। ये तो होता था सरकार में कि चलो तबादले हैं, प्रमोशन है, कोई व्यक्तिगत काम है, वो सत्ता के एमएलए के होते हैं। और हुड्डा साहब तो बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे, वो तो चाहे पर्सनल काम हो चाहे सामाजिक काम हो, कोई भेदभाव नहीं करते थे। और जैसे ही सरकार बनी, कोरोना आ गया। 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। एरिया में काम हो नहीं पाए थे। उसके बाद जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, मनोहर जी, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि वो हर ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम को सिर्फ एमएलए से 1 घंटा मिलते थे। कोई भी पार्टी का। तो शुरू में तो हमें भी हिच थी। हम गए, मिले, काम बताए, कागज पकड़ते थे बड़े प्यार से, पर वो कागज नीचे ही नहीं आता था। हमारे से पहले जो एमएलए था वो भी दल बदल के चला गया था। आपके साथ निजी रिश्ता कैसे था उनका, मनोहर जी का? मेरा कोई निजी रिश्ता नहीं था। तो एक आध दिन यहाँ के लोग कहने लगे कि भाई तुम जाते हो मुख्यमंत्री के पास, क्या तुम भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हो? तो लोहड़ी से पहले की बात थी। मैं गया उनके पास। मैंने कहा जी मैं हर बार आता हूँ, आपको कागज़ दे के जाता हूँ, मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहने लगे क्या? मैंने कहा जी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप उनके सामने उनका मुंह पे ये कहा? हाँ, लोहड़ी से पहले की बात है। और 1 जनवरी और शायद लोहड़ी 13 जनवरी को आती है या 14 जनवरी को। क्या जवाब था? मैंने कहा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो तो मेरे भी काम करो, क्योंकि 90 विधानसभा में मेरी भी एक विधानसभा है। और भाजपा के मुख्यमंत्री हो तो मत करो। और हम लोगों ने 2 साल तक, जब तक कोविड रहा, सरकार के संग कंधे से कंधा मिला के चले। पर जब हमारे काम नहीं हुए, लोगों के प्रति भी जवाबदेही थी। और मैंने कभी भी ये कह के पीछा नहीं छुड़ाया कि भाई मेरी सरकार में नहीं चल रही। फिर मुझे पता लगा हमारे यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया। सरकार ने माना, सीएजी का पैरा था। सीएजी तो मैं नहीं हूँ, भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है। और नगद पैसा गया नगर निगम के खातों से। तो मैंने उनके मिनिस्टर से असेंबली के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड है, कहा कि साहब ये 200 करोड़ का घोटाला हो गया, आप इसमें बताओ एक चुहिया को भी कब गिरफ्तार करेंगे? मैंने ये नहीं कहा सज़ा कब आप देंगे, सज़ा देना काम माननीय न्यायालय का है। तो मंत्री जी बिना राजीव जी का नाम लिए कि जी देश में एक प्रधानमंत्री का मर्डर हो गया और उनके कातिलों को 10 साल बाद सज़ा मिली,
तो फिर मैंने अपनी चोटी पकड़ के असेंबली में कसम खाई मैंने कि ये ब्राह्मण का वचन है, जब तक आप इस केस में किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे मैं नंगे पैर रहूँगा, बिना सिले वस्त्र धारण करूँगा। मैंने कहा अंडरवियर जरूर पहनूंगा, लंगोट नहीं पहनूंगा, लंगोट अनस्टिच होता है क्योंकि उसकी बड़ी मर्यादाएं होती हैं, हो सकता है गृहस्थ जीवन में वो मैं निभा पाऊँ ना निभा पाऊँ। और वो सरकार ने शुरू में तो सोचा, मुख्यमंत्री ने मेरे को नमूना भी कहा। हाँ, तो मैंने सरेआम कहा कि ये एक नमूना है। तो उसमें आपको बुरा लगा था उस दिन या गुस्सा आया था? ना मुझे गुस्सा आया ना बुरा आया। मैंने तो एक प्रश्न उनसे किया, हालांकि उन्होंने मेरे इसके बाद एक कमेटी बनाई पूरे हरियाणा के आईएएस अफसरों की भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैंने कहा इस नमूने को देख के आपने जो नमूनों की फौज खड़ी करी है, एक नमूना ऐसा पेश कर दो कि जो नमूना बन जाए पूरे जहान के लिए कि आप लोग भ्रष्टाचार के प्रति सजग हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहली गिरफ्तारी चीफ इंजीनियर की करी, एक ठेकेदार की करी, जबकि हमारे यहाँ हर चेक पे साइन आईएएस अफसर करता है। और एक आईएएस अफसर ने तो जो 32 करोड़ रुपए निकले नगर निगम के खाते से, उसने कहा मेरे बैंक चेकबुक पे साइन ही नहीं है। भाई किस बात के तुम कमिश्नर हो? आपके खाते से 32 करोड़ एक दिन में निकल गए, आपको बैंक बैलेंस ही नहीं पता कारपोरेशन का। अभी तक इन्होंने 1 रुपए की रिकवरी नहीं करी। सरकार में कांग्रेस अगर आती है 2-3 महीने बाद, क्या ये सारे केसेस खुलेंगे अब? नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो मेन की पॉइंट हैं, जो जनता के प्रति वादे हैं, उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम घोटाले को प्रमुखता से लिया है। हमारे घोषणा पत्र में भी है और कांग्रेस पार्टी उसके लिए कृत संकल्प भी है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे। कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहे हो इसको? एमएलए को रोक सकते हो क्या? चाहे ये घोटाला है चाहे कोई और भी घोटाला है, जहां भी पब्लिक मनी का, पब्लिक फंड का मिसयूज हुआ है, वो पैसा इनसे वापस लिया जाए। किन से वापस लेंगे? जिन्होंने खाया है, ठेकेदारों ने, सरकारी अधिकारियों ने, भाजपा के नेताओं ने। बंदर बांट तो इन्होंने करी है, मैंने तो नहीं करी है। ये करप्शन का जो छींटा, ये सबसे पहले जब भाजपा सरकार में आए थे 10 साल पहले हरियाणा में, वो लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, खास तौर पे कांग्रेस का कुछ टॉप नेताओं के ऊपर। और इसी मुद्दे पे भाजपा सरकार में आए थे कि कांग्रेस करप्शन लिप्त पार्टी थे हरियाणा में। अभी आपको लग रहा है कि भाजपा का नेता करप्शन किया है 10 साल में, इसका सिलसिला कब खत्म होगा? आम आदमी सिंपल एक चीज चाहते हैं कि मेरा जो मुद्दा आप उठा रहे हो कि सीवर से साफ पानी जाए। आपका घर के सामने मैं देख रहा था, घर के सामने, आप एमएलए हो, गंदा पानी चल रहा है सीवर के नीचे से, और एकदम आपका घर के सामने। आम आदमी चाहते हैं कि वे मेरा कब्रिस्तान में पानी ना जमे, बिजली आए। जो बिजली पानी का मुद्दा है, अगर वो मिल जाए तो आम आदमी शायद करप्शन में उतना, टॉप लेवल करप्शन में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये कब खत्म होगा और कैसे? हम नेताओं को, जनता को, अधिकारियों को मैं किसी एक के ऊपर बोझ डालूं, वो कहना गलत होगा। करप्शन के हम सब जिम्मेदार हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं एमएलए बन गया। मैं आज भी शादी के लिफाफे में 100 रुपये डालता हूँ। बहुत सी जगह आप सुनते होंगे कि फलाना नेता तो गरीब लड़की की शादी में 5100 देता है, 11,000 रुपये देता है, 21,000 देता है। तो मेरे फादर की एक कोर कमेटी टीम जो हम लोगों को प्यार करती है, एमएलए बनने के बाद कहीं किसी ने कहा होगा, नेताओं का लिफाफा देखते भी लोग सबसे पहले। तो एक पंचायत सी हुई घर पे, तो कहने लगे भाई अब तू एमएलए बन गया, कम से कम 500 रुपये तो डाल। मैंने कहा भाई मैं 500 कहाँ से लाऊं? किसी दिन मेरे पास 50 शादियां होती हैं, 25,000 रुपये डेली हो गए। तो फिर एक कहने लगा भाई ऐसा, चलो ठीक है, बॉबी के पास नहीं है, बॉबी मेरा निकनेम है, बार बार जुबान पे आ जाता है। तो उन्होंने कहा 250 रुपये डाल दो।
मैंने कहा भाई मेरे को ज़्यादा प्रेशर करोगे मैं या तो जाना छोड़ दूंगा या मैं 100 रुपये भी डालना बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ शुभ संदेश दूंगा। आज कहीं कोई सामाजिक काम हो, हर कोई कहता है नेता अपनी जेब से दे। मेरा ये मानना है नेता अपनी जेब से क्यों दे या कहाँ से दे, कहाँ से दे? अगर अर्निंग पीछे से है नहीं, या तो मैं अपना घर बेचूं, मैं क्यों बेचूं? और मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा तो एक सपना है कि मेरी मदर जब तक जिंदा है, आई एम पार्ट ऑफ माई फैमिली। मैं मेरी मदर के बाद एक ऐसा घर चाहता हूं जिसके अंदर दरवाजा ना हो, ताला ना हो, 2 टॉयलेट हों, एक लोगों के लिए एक मेरे लिए। टॉयलेट शेयरिंग मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसमें कोई किचन भी ना हो। जो मेरी जमा पूंजी है, मैंने ज़िंदगी में इतने दिन लोगों की सेवा करके इसी कॉलोनी में रह के 50-100 परिवार बनाए हैं। एक व्हाट्सएप कर दूं, भाई आज खिचड़ी खाने का मन है, आज दाल खाने का मन है, मेरी पैक होके आ जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति में माफियाओं को, बाहुबलियों को, बहुत ज़्यादा पैसे वालों को नहीं आना चाहिए और लोगों को भी ये सोचना चाहिए। ये मुमकिन है? देखो, राजनीति का जो चरित्र, जो कैरेक्टर है, उसमें क्या बिना फंड रेज किए हुए पार्टियां चल सकता है, इलेक्शन लड़ा जा सकता है? और अगर वो करना है, पैसे चाहिए होगा तो मिलेगा कहाँ से? मुमकिन हो सकता है। मैंने एक सपना पाला है, हो सकता है ये मेरे जीते जी मेरा सपना पूरा ना हो। मैं बीज डाल के तो जाऊंगा कि लोगों की सेवा का एक जरिया ये भी हो सकता है। दूसरा, करप्शन की आपने बात करी, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। ये जो कॉकस बनता जा रहा है, जिन्हें हम लोकतंत्र के 4 स्तंभ बोलते थे, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ये एक दूसरे के वॉचडॉग थे, चेकिंग पॉइंट थे। आज क्या हो गया, चारों का कॉकस बन गया है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला मेरे घर के बाहर, खाली ये मेरे घर की सड़क नहीं है, पीछे ये साइड डिस्पेंसरी है साहब। डेली की 2 से 2,500 आदमी की ओपीडी है वहाँ, बुजुर्ग लोग आते हैं। सारन स्कूल है, वहाँ 10,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है। वो सब लोग भी परेशान हो के जाते हैं। नीरज जी, ये एक बेसिक चीज है, स्वेरेज। गंदा पानी जिस नाली से बहता है वो क्लोज होना चाहिए। आपका घर के सामने वो नाली खुला हुआ है और बदबू आ रहा था। मैंने उसको देख के सरप्राइज्ड हो गया कि एक एमएलए जो स्वेरेज के लिए इतना फाइट कर रहा है, उनका घर के सामने नाली खुला हुआ है। तो ये इतना लाचार क्यों हो आप? मैं लाचार नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आपने अपना घर का सामने नाली ठीक क्यों नहीं करा पा? देखिए साहब, सीवेज व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ एक रोड या एक गली की ठीक होने से बात नहीं बनेगी, जब तक ये पूरी की पूरी ठीक नहीं होगी। तो इसका उपाय क्या है? मैं फिर आ रहा हूँ बात, हर चीज़ की जड़ में करप्शन है। ये 200 करोड़ का घोटाला किस चीज़ का हुआ? यही पैसा तो था। नाली, पुलिया, सीवरेज लाइन, सड़क, अगर जो ये घोटाला ना हो कि ये सब चीज़ें बन जाती तो आपको ज़मीन पे नज़र आती। दूसरा, हमारे यहाँ अमृत योजना आई भारत सरकार की, उसके तहत मेरे ख्याल से 1000 या 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। वो ठेका दे दिया ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को, हरियाणा की महाचोर कंपनी। बीजेपी आरएसएस के बड़े नेता रिश्तेदार हैं उनके। सबसे पहले उसको एक ठेका मिला 120 करोड़ का सड़क बनाने का।
सरकार को लगा ये अमाउंट ज़्यादा है, वो टेंडर फ्लोट हुआ था HSIDC से, सरकार ने कहा अब हम HSVP से वो टेंडर काम कराएंगे। HSVP ने उसी काम का टेंडर किया, वो टेंडर आया 80 करोड़ का। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी कोर्ट में चली गई, स्टे ले आई। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो कि मौजूदा CM के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर डेसी, वो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एफिडेविट दिया कि क्योंकि ये ब्रज गोपाल का टेंडर 41 करोड़ ज़्यादा था, इसलिए हम इसको टेंडर नहीं दे रहे हैं, 80 करोड़ में दूसरे से काम करा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कई साल तक वो काम होल्ड करके रखा। फिर मैंने सरकार को चिट्ठियाँ लिख लिख के मैं मुख्यमंत्री के पास गया। मैंने कहा साहब, आपने अमृत का कई हज़ार करोड़ का ठेका दिया इस आदमी को, और ये देखिए टेंडर मैनेज करता है, इसने 130 करोड़ में वो टेंडर लिया, दूसरी पार्टी 80 करोड़ में लेके भी कुछ कमा रही है। और मैंने कहा आप इसकी तुलना इस तरीके से करो कि आपके भाई के घर पे कोई स्टे ले ले, उसी ठेकेदार से आप अपना घर बनवाएंगे क्या? मेरा ये मानना है हमारे देश से करप्शन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। सरकारी अधिकारी घर आके पूछेंगे कि साहब आपका हमने क्या काम करना ये मुमकिन है? आप क्या ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अगर अक्टूबर इलेक्शन में वापस आए, जैसे खूबसूरत दुनिया का बात आप कर रहे हैं जहां करप्शन नहीं होगा किसी भी लेवल पे और मूलभूत तौर पे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं होगा, कांग्रेस सरकार आते ही ऐसे बदलाव आ जाएगी? पूरी कोशिश होगी साहब, पूरी कोशिश होगी। और जहाँ तक जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया और मैं मेरी सरकार के अंदर आया, और वैसे भी बीजेपी का इल्ज़ाम था, करप्शन कहीं सिद्ध नहीं हो पाया, जबकि मैं जो इस भाजपा सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, चाहे डबुआ सब्जी मंडी फड़ वितरण घोटाला हो, चाहे 200 करोड़ का घोटाला हो, मेरे पास एक एक चीज़ के कागज़ हैं, पेपर हैं, जो मैंने सरकार के समक्ष प्रेजेंट करें। और मेरा ये मानना है, हमारी रामायण में चौपाई भी लिखी है, विनय न मानी जल्दी जल जड़ गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, फियर्स मेक्स द लव, रामायण भी कह के गई है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। और मैं विधानसभा में हर बार एक बात कहता हूँ, चाहे सरकार में शराब घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ, मैंने कहा घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना होगी, घटना होने के बाद सरकार क्या एक्शन ले रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है बिना पॉलिटिकल बॉसेस का इन्वॉल्वमेंट का करप्शन हो सकता है? क्या ब्यूरोक्रेसी अपने आप में करप्ट हो सकता है बिना पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट का? मैंने साहब आपको पहले ही कहा कि डेमोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी ये एक दूसरे पे चेक लिस्ट थी। अब ये आपस में घी शक्कर हो गए हैं, चेक बैलेंस नहीं कर रहे हैं। अब तो ये कर रहे हैं कि अच्छा तूने चोरी करी है, मैं तेरी बात दबाऊंगा, तुम दोनों ने मिलके चोरी करी है, और मन में इच्छा हो, मैंने फिर क्या कहा आपसे, हो सकता है मेरे जीते जी मैं ये काम ना कर पाऊँ, मैं एफर्ट्स तो करूँगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी भी आती है कि कहीं जंगल में आग लग गई, सब लोग आग बुझा रहे थे, एक चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी, तो किसी ने कहा कि तेरी चोंच से क्या होगा, आग बुझ जाएगी क्या? उसने कहा जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कोशिश की। नीरज जी, आप कांग्रेस में सबसे मुखर नेता माना जाते हैं, मतलब हरियाणा में, मगर ये करप्शन वाला मुद्दा जितना आपने उठाया, ये आपका कंस्टिट्यूंसी का सिर्फ मुद्दा नहीं था NIT का, बहुत सारे करप्शन के इश्यूज जो आपने फ्लैग ऑफ किया वो पूरा हरियाणा का करप्शन का इशू थे। बाकी कांग्रेस का नेता क्यों पीछे रह गए? इस करप्शन को इस इलेक्शन में अभी तक कांग्रेस ने मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। आप जब 200 करोड़ का घोटाला था, आप देखेंगे हमारे हुड्डा साहब ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, असेंबली के अंदर जब ये 2-2, 3-3 मंत्री खड़े होते थे, चीफ मिनिस्टर खुद खड़े होते थे, हुड्डा साहब चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े होते थे, और जहाँ हुड्डा साहब हमारे CLP हैं वो खड़े हो गए, तो मैं मानता हूँ हमारे 31 MLA ही खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छदम जाल से बदनाम किया। चाहे हमारे बड़े नेताओं की बात करूँ,
चाहे दूसरों की बात करूं, अगर जो हरियाणा में 10 साल हुड्डा साहब के टाइम में करप्शन हुआ, सरकार इनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, जांच एजेंसियां इनकी, लोगों को ये अंदर देने में विश्वास भी रख रहे हैं, नाजायज दे भी रहे हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी इन्होंने? कौन, किसने रोका इनको? जिस डीएलएफ का ये नाम लेते थे हमारे बड़े नेताओं के संग, आप कहने में संकुचा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस डीएलएफ से सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? नीरज शर्मा ने तो नहीं लिया चंदा, बीजेपी ने ही लिया। अगर करप्शन को, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ हमने मुद्दा बना पाए, अगर सही ढंग से मुद्दा बना पाते थे तो लोग सीएम को वापस करनाल से 2 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन में 2 लाख से ज्यादा वोटों से क्यों जिताया? आप इसको दूसरी तरफ से देखिए, पिछली बार करनाल सीट से भाजपा का एक आम कार्यकर्ता खड़ा हुआ था, संजय भाटिया, कांग्रेस के बड़े स्थापित नेता थे जो चुनाव लड़े थे, कुलदीप शर्मा जी। कितनी वोटों से जीते थे? 6 लाख समथिंग वोटों से। अब की बार चुनाव किसने लड़ा? 9.5 साल के मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा। मार्जिन क्या रहा? 2 लाख। अगर जो करप्शन मुद्दा नहीं होता, अव्यवस्था मुद्दा ना होती, तो आपको नहीं लगता कि वो मार्जिन बढ़ना चाहिए था? एक तरफ तो बीजेपी ने अपने आम कार्यकर्ता से इतने स्पेशल आदमी को टिकट दी, कांग्रेस ने अपने बहुत बड़े स्थापित नेता से, पंडित कुलदीप शर्मा जी बड़े स्थापित नेता, हमारे स्पीकर रहे, उनके फादर साहब इतनी बार सांसद रहे हरियाणा से, खुद एमएलए रहे 2-2 बार, कुलदीप जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, उसकी जगह एक बिल्कुल फर्स्ट टाइमर को टिकट दिया। 20 दिन पहले वो मैदान में उतरे, 4 लाख का मार्जिन कम होना, क्या आप इसको जनता की नाराजगी नहीं मानते हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने करप्शन की बात की, जैसे हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर ठीक है कृष्णपाल चुनाव जीत गए, पूरे चुनाव में उनका नाम ही करप्शन पाल था। लोगों ने करप्शन पाल के खिलाफ हिंदुस्तान की पहली 5 विजय में नाम था, 6 लाख समथिंग वोटों से जीते थे। अब की बार 1,70,000 वोटें रह गई। बहुत सारे लोग मुझे आपको ये पूछने के लिए कहा आपसे मिलने का पहले कि वाकई में क्या आप स्कूटी में, निजी जिंदगी में क्या स्कूटी में चलते हैं? ये आपके पास भी एमएलए वाला फॉर्च्यूनर है, बट वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं आप? मेरे पास इनोवा गाड़ी है, कॉलोनी में तो हम ज़्यादातर स्कूटी पे ही रहते हैं। नीरज जी, ये एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड आपने शुरू की, स्कूटी में चलना, आम आदमी का एमएलए जैसे व्यवहार करना। क्या हमारा राजनीति में एक डिवाइड बनते जा रहे? आम आदमी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी का एमएलए और बाकी एमएलएस का बीच में कुछ ऐसे एमएलए आपके जैसे उभर रहे जो अपने को ब्रांडिंग कर रहे हैं कि भाई आपका बीच का एमएलए हूं मैं। हमारा तो आदत है मूवी में वो सब देखना, वैसे एमएलए जो पावर का नशे में डूबे हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही एमएलए को प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, काम करने का अपना अपना तरीका है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका विधायक स्टारडम वाला हो, उनको वो पसंद है। कुछ को लगता है कि उनका एमएलए सीधा साधा होना चाहिए। और मैं तो फिर भी स्कूटी वगैरह पे हूँ। मेरे फादर साहब तो बहुत ही नॉर्मल रहते थे, गली में ही हम लोग अपना जनता दरबार लगाते थे। फादर मंत्री थे, जब भी यहीं बैठते थे गली में। और मेरे फादर की एक आदत थी कि सुबह वो 1-2 घंटे इलाके में पैदल जाना। वो उनकी बनियान होती थी पुरानी, यहाँ जेब वाली, उसमें छोटी डायरी और पेन होना, कौन सी ट्यूबलाइट खराब है नोट करके लाना, सीवरेज का ढक्कन टूटा पड़ा है, घर में पानी आ गया, किसी गली में किसी के घर में मोटर नहीं चली, बेल बजा के बताना भाई पानी आ गया मोटर चला लो। या किसी का पानी भर गया टंकी में से बह रहा है तो भी उसकी घंटी बजा के बताना कि भाई पानी वेस्ट क्यों हो रहा है। तो हम उस फादर की संतान है। और मेरा मानना ये है, और मेरा भी क्या मानना है, मैं भी शायद आम इंसान के जैसा ही था। कोविड को मैं मेरी लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। कारण इतने लोगों को जाते देखा, साधन सब रखे रह गए,
तो एक जो आदमी की मृग मारीचिका थी ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, कोविड में कुछ भी तो काम नहीं आया। जिसके पास करोड़ों की गाड़ी थी, जहाज थे, घर पे ही तो खड़े थे। वो एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ रही थी, कटरीना कैफ भी बर्तन मांज रही है। कोई बुराई नहीं है, अपना काम खुद करना चाहिए। और मैं जब MLA नहीं था, मेरे फादर साहब की समाधि पे मैंने कसम खाई थी। मैंने पहले कहा मैं भी सब आम इंसान जैसा ही था, जो एक हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। तो मैंने कहा भाई मेरी आज तक की गलती माफ़ कर दो। एक चीज मैं बहुत उत्सुक हूं समझने के लिए कि कांग्रेस में रहते हुए अब जय श्री राम का कुर्ता क्यों पहन रहे थे एक लंबा समय से, और वो पूरा देश में खबर था कि कांग्रेस वाले अभी जय श्री राम का कुर्ता पहन रहे हैं। क्या वो इसलिए था हिंदुओं को समझाने के लिए कि राम हमारा भी है? एक्चुअली क्या था, मेरी विधानसभा में सरकार विकास के लिए पैसा नहीं दे रही थी, फंड की कमी बताई जा रही थी। फिर मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया कि टोटल नगर निगम के पास फंड कितना है। उसमें जवाब में आया कि इतने 100 करोड़ रुपए नगर निगम के बैंक खाते में पड़े। उसके बाद मैंने प्रश्न लगाया कि साहब ये 28 करोड़ की फाइल है, फलाना नंबर है। उस फाइल पे कमिश्नर ने साइन कर दिए, डायरेक्टर ने साइन कर दिए, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने कर दिए, मंत्री लोकल बॉडी ने कर दिए, कमल गुप्ता जी ने, CM के यहाँ से साइन नहीं हो रहे थे, फाइल क्लियर नहीं हो रही थी। जब मेरे प्रश्न की बहस हो रही थी तो फंड का हवाला दिया, तो मैंने तुरंत दूसरा क्वेश्चन निकाल दिया। मैंने कहा साहब पैसा तो है, ये विधानसभा में जवाब दिया 1 महीना पहले। उसके बाद मैंने वो कुर्ता सिलवा रखा था। वो कुर्ता नहीं था, बेसिकली कफन था, 2 गज कपड़े में ही बना था, यहाँ तक मेरा शरीर ढकता था, उसमें जेब भी नहीं थी। तो वो मैं कफन ले गया। मैंने स्पीकर साहब को कहा कि देखो फिर आप मेरे को मत बोलना, या तो मेरी विधानसभा के लिए 28 करोड़ रुपए दो, या मेरी विधानसभा को टैक्स फ्री कर दो। क्योंकि जनता टैक्स किसको दे रही है? सरकार को। फर्ज किसका है? काम कराना सरकार का। हर चीज़ पे तो सरकार टैक्स ले रही है। तो मंत्री ने कहा कि जी 1 महीने में ये फाइल पास हो जाएगी। मैंने कहा साहब 1 महीने में मेरी फाइल पास नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी के घर के सामने अपना कुर्ता पजामा छोड़ के ये कफन धारण कर लूँगा। और आपके दिमाग में पूरा आइडिया नहीं है, यहाँ पर स्वास्तिक का निशान था, यहाँ पर राम जी का नाम था, नीचे उसके ऊपर मेरी विधानसभा की स्थिति थी, जो भी मेरी विधानसभा में नरकीय जीवन बना हुआ है। और सबसे पीछे की तरफ उस पे रामायण की चौपाई थी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखाए दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राज्य के राजा के राज में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी बनता, उनको बताने के लिए। 1 महीना बीत गया, मेरी फाइल पास नहीं हुई। और उसके बाद वो मेरा संघर्ष 103 दिन चला। और उसी संघर्ष का परिणाम था मनोहर लाल खट्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी,
आप कह रहे हैं कि आपका संघर्ष का कारण ही मनोहर लाल खट्टर को अपना सीएम पद से इस्तीफा देना। मैंने विधानसभा में अनाउंसमेंट कर दी थी, मैं रामकथा करता हूँ, सच्चा आदमी हूँ। मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री जी सीट पे नहीं रहोगे, ब्राह्मण का श्राप है, और लगा उनको। नहीं तो कौन सोच रहा था वो 11-12 मार्च को इस्तीफा देंगे। एक दिन पहले तो मोदी जी इतनी तारीफ करके गए थे, किसी के सपने में भी उम्मीद नहीं थी, मनोहर जी को खुद भी नहीं पता था। देखिए ये सिलसिला तो चलते रहेगा, कल कांग्रेस पावर में आएंगे, कांग्रेस भी जो बीजेपी के एमएलए होंगे उनको फंड नहीं देंगे। ये देश का राजनीति का परंपरा हो चुका है। नहीं, हर स्टेट में। आप देखिए, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हुड्डा साहब के समय में विपक्ष के विधायक 4 थे, कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज, कविता जैन, घनश्याम शराफ। वो समय गया। आप उन चारों से पूछ लीजिए, क्या हुड्डा साहब ने फंड नहीं दिया क्या, या उनकी विधानसभा में या उनके व्यक्तिगत कामों के लिए कभी हुड्डा साहब ने मना नहीं किया, और मना करना भी नहीं चाहिए। हम लोग विधानसभा में शपथ बीजेपी कांग्रेस की नहीं लेते हैं साहब, हम चुनाव लड़ते हैं एक दल के निशान पे। जब हम विधायक बन जाते हैं, जब हमको शपथ दिलाई जाती है, हम हरियाणा के एक विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। और सड़क बनेगी तो इस सड़क पे क्या सारे कांग्रेसी रहते हैं? सीवरेज की लाइन बिछेगी तो क्या सारे कांग्रेसी रहते हैं? सारी पार्टियों के लोग रहते हैं, सब दलों के लोग रहते हैं। ये एक घटिया और छोटी सोच का परिणाम है। नीरज जी, आज का राजनीति में किसको आप रावण समझते हो? देखिए, जो लक्षण है, चाहे हमारी खिलाड़ियों के साथ हुआ, चाहे हमारे किसानों के साथ हुआ, जो ये भाजपा की सरकार थी, जो इसका शीर्ष नेतृत्व था, मैं समझता हूँ इन्होंने रावण की भूमिका ही निभाई। राजा को जिद्दी थोड़ी होना चाहिए, राजा को घमंडी थोड़ी होना चाहिए। ठीक है, रावण के पास 20 भुजाएं थी, ये भी तो संख्या बल के ऊपर ही कूद रहे थे कि हमारे पास तो बहुमत है, संख्या बल है, और जिस दिन हमारे देश की जनता इनके पापों से, अत्याचारों से दुखी होगी, इनका भी हश्र बहुत बुरा होगा। नीरज जी, राहुल गांधी जी से कब आखिरी बार आप मिले? राहुल जी से पीछे हमारी लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात थी, और हमारी कांग्रेस पार्टी के चुनावों को लेके जो एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। क्या बदलाव आपने एक एमएलए होने का या कांग्रेसमैन होने का नाते नहीं, एक भारतीय होने का नाते राहुल गांधी के अंदर आपने देखा आज और 10 साल पहले जो वो थे? देखिए, राहुल जी आज से 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने, मैं आपको टचवुड बताऊं, बहुत पॉलिटिशियनों से मिला। मैं झारखंड सीएम का ओएसडी भी रहा। इस देश के, हमारे देश के कम से कम 7-8 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से मेरे बहुत अच्छे इंटरेक्शन रहे, चाहे झारखंड सीएम हो, चाहे हरियाणा सीएम हो, चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे तेलंगाना के हों। राहुल जी जैसा सरल व्यक्ति आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। देश ये क्यों नहीं समझ पाया? नहीं, वोटर क्यों नहीं समझ पाए? राहुल जी की छवि को एक षड्यंत्र के तहत खराब करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए ये लोग। इन्होंने इतना पैसा फूंका, जो ये बड़े बड़े पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उन्होंने भाजपा का साथ दिया। राहुल जी ने कहा कुछ, उसका मतलब कुछ और निकाला, और कामयाब तो हुए साहब। राहुल जी ने पदयात्रा की, आज कांग्रेस की जो 100 सीटें आई हैं, और ये तो प्रमाण की बात है, जहाँ जहाँ राहुल जी के चरण पड़े, राहुल जी जिस जहाँ ये 100 सीटें आई, एडिशनल जो 60 सीट या 59 सीट्स का बात कर रहे हैं आप, ये कोalition का कारण से आए। अगर यूपी में कोalition नहीं होते थे तो क्या यूपी में वापस कांग्रेस जीत सकते थे? कोalition तो पहले भी था, कोalition तो पहले भी था भाई। एक आधा ही पार्टनर हमारे नए आए, बाकी पार्टनर तो पुराने ही थे। यूपी में पहले भी कोalition में चुनाव हुआ था। आप माने, जो राहुल जी पदयात्रा में लोगों से मिले, मीडिया ने एक छवि खराब की।
नीरज जी, आम कांग्रेसमैन का एक शिकायत है, और वो शिकायत आपका भी है, आपने भी मीडिया इंटरव्यूज में कहा है कि राहुल जी को मिलना बहुत मुश्किल है, किसी से जल्दी मिलते नहीं है, और बिना मिले पार्टी कैसे चलेगा। 31 से मिले, जिसमें से आप थे, जो कि लहर थी उस समय पे, 2019 का इलेक्शन मोदी का लहर वाला इलेक्शन था। आप लोग जब चुन के आए, करीबन 2.5 साल हो गए, आप लोग उसके बाद आप लोग मिल ही नहीं पाए थे। हर चीज राहुल जी नहीं करेंगे। एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है, और एक पार्टी का सिस्टम भी रहता है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये फर्ज किसका था? ये शायद पीसीसी का और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का था। राहुल जी के यहाँ, ये फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग सिस्टम में जुड़ जाते हैं जो जिनके निजी स्वार्थ पार्टी स्वार्थ से ऊपर होते हैं। राहुल जी की यात्रा आई, शायद ये यात्रा उसी का सोल्यूशन थी। प्रदेश लेवल का कोई ऐसा नेता नहीं था, जैसे मेरे यहाँ यात्रा आई, मैंने 20 मिनट इंटरेक्शन किया 1 to 1, यात्रा में चल रहे थे। इवन देन मेरी तो राहुल जी से इतनी पर्सनल बात हुई, जब उनको पता लगा यार यू आर फ्रॉम यूपी, कैसे आए। क्या सुझाव है आपका कांग्रेस टॉप लीडरशिप के लिए कि इस पार्टी को वापस पटरी में लाया जाए? सिर्फ राहुल जी का पदयात्रा तो हर साल, हर समय, हर महीने हो नहीं सकता है। क्या वो 3, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मुझे नंबर में बताइए, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए ताकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मजबूत रहे और तंदुरुस्त रहे और एनर्जाइज्ड रहे? देखिए, वो जो भी सुझाव है वो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा। मैं खड़गे साहब से भी मिलता रहता हूँ, वेणुगोपाल जी से भी मिलता रहता हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं बावरिया जी, उनसे भी मिलता रहता हूँ, और मैं उनको बताता रहता हूँ, और उन पर अमल भी होता है। बीजेपी ये समझता है कि हरियाणा में, कितना भी हम सोचे या कहे कि इस बार कांग्रेस आ रहे, कि कांग्रेस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेस खुद कांग्रेस को हराते हैं। गुटबंदी, आपसी बयानबाजी, डिसिप्लिन्ड पार्टी जो एक समय पे कांग्रेस थे, वो अब नहीं है। इस आशा से बीजेपी इस इलेक्शन लड़ रहा है, और कुछ हद तक आपने कुछ मीडिया इंटरव्यूज दिया है जिसमें आप बहुत मुखर थे इस बात को लेके। मैं अगर आपको कोट करूं, आपने कहा था कि जो भी आपस का गुटबंदी कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, निकालो उनको पार्टी से। क्या कायम है इस सोच पे आप आज भी? नहीं, देखो, मैं तो इस सोच पे आज भी कायम हूँ, और आप देखेंगे हरियाणा के अंदर पहले कोई पार्टी को जितना भी नुकसान पहुंचाता था, बोलता रहता था, पार्टी सोचती रहती थी कि नहीं नहीं ठीक है, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। पीछे राहुल जी का भी एक बयान आया था, जिसको जाना है जाओ, क्योंकि अनुशासन सख्ताई से चलता है। और आप हरियाणा में भी देखें, चाहे जितने मर्जी बड़े नेता थे, और इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे प्रेजेंट एमपी आए, बीजेपी छोड़ के आए, टिकट नहीं मिली, उस सीट से कांग्रेस जीती भी। अगर जो गुटबाजी होती पार्टी में, टांग खिंचाई होती पार्टी में, तो हम 10 में से 5 सीटें नहीं जीतते। ठीक है, छोटे मोटे जहाँ 10 बर्तन होते हैं आपस में खड़कते भी हैं, पर मैं एक बात ये बता दूं आपको, आज गुटबाजी कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा भाजपा में है। और ये सत्ता जब आती है ना, अपने साथ कुछ विकार भी लेके आती है। ये सत्ता का विकार है, हर कोई चाहता है आई विल बी द टॉप, आई विल बी द टॉप, आई विल बी द टॉप। आज अनिल विज जी की कोई बात क्यों नहीं करता? धनखड़ जी की बात कोई क्यों नहीं करता? आप देख लीजिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इससे ज़्यादा अविश्वास की बात आप क्या करेंगे कि मनोहर लाल जी के फैसले को नायब सैनी जी डेली पलट रहे,
उसको सुधारना कहता है, पलटना नहीं कहता है। खैर नहीं, सुधारने की बात जहाँ तक है, जो फैसले मनोहर जी ने करे, एक योजना में तो नायब जी उनकी सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, वहाँ भी कह सकते थे। मनोहर पार्ट 2 के अंदर ही वाज पीसीसी प्रेसिडेंट, और पीसीसी प्रेसिडेंट संगठन में मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, सीएलपी से बड़ी पोस्ट होती है, तो वो सुधार उस समय क्यों नहीं किया? ये कुंठाएं अब क्यों बाहर आ रही हैं? वो नायब सैनी जी खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे, आम जनता के लिए खुले रहेंगे। क्या मतलब पहले बंद थे? आने वाला इलेक्शन, अक्टूबर का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन बहुत अहम है। क्या मैसेज रहेगा शैला जी के लिए आपका, जो पैरेलल कैंपेन कर रहे हैं? एक पार्टी का एक कैंपेन होना चाहिए स्टेट में, बट 2 पैरेलल कैंपेन हम देख रहे हैं। हिसाब मांगे हरियाणा एक अलग कैंपेन, और शैला जी और उनका सपोर्टर्स का अलग कैंपेन। क्या मैसेज होगा, या क्या कर रहे हैं आप ये दोनों गुट को एक करने के लिए? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। अभी तो आपको 2 यात्रा नजर आ रही हैं, थोड़े दिन बाद तीसरी यात्रा और चालू होने वाली है। वो किसका? हुड्डा साहब की। अच्छा ठीक है, बड़े हुड्डा साहब की। आप इसको इस तरीके से ना देखें, ये नज़रिया है। शैलजा जी जा रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं, एक यात्रा बड़े हुड्डा जी निकाल रहे हैं, उदयभान जी साथ में है। अगर जो हम सारे नेता एक ही जगह स्पॉट हो जाएंगे तो एक दिन में तो एक ही लोगों को कन्विंस कर पाएंगे ना। और जब ये 3 यात्राएं निकलेंगी अलग अलग जगह, तो एक दिन में हम 3 गुना काम कर रहे हैं। कोई बीजेपी के लिए तो वोट नहीं मांग रहा है, तो सब हाथ के पंजे के साथ। 3 बड़ा मुद्दा समझते हैं जो कि आप कांग्रेस को अलग कर रहे हैं बीजेपी से इस इलेक्शन में। वो क्या 3 बड़ा मुद्दा है जो लोकल मुद्दा? देखिए, वैसे कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा निकाले आपने, बट 3 सबसे अहम मुद्दा क्या है? एक तो पेंशन 6,000 रुपये, और दूसरा फैमिली आईडी के चक्कर में जो इन्होंने बुजुर्गों को जलील किया, उसको ख़त्म करना, सबको पेंशन देना। दूसरा, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री। ये तो आपने केजरीवाल को नकल करने लग गए। नहीं, आप इसको नकल नहीं कह सकते, आप इसको नकल। सारे बिजली फ्री का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरू की थी, जिसका बहुत किरकिरी हुई और जिसका असर, बुरा असर आज दिखने मिल रहा है 5-10 साल बाद। नहीं। तीसरा, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में, ओपीएस को लागू करना। क्या एक स्टेट ये कर सकता है? बाकी देश में अगर 900 रुपये सिलेंडर है, कोई एक स्टेट 400 रुपये। राजस्थान में दिया ना हमने 5 साल, क्यों नहीं कर सकता? स्टेट चाहे तो क्यों नहीं कर सकता? स्टेट मैटर है, स्टेट चाहे तो सब चीज़ कर सकता है। राजस्थान में हमारी थी ये स्कीम, और अभी तो हरियाणा में बीजेपी ने घोषणा कर दी। भले उन्होंने इफेंट बट के साथ करी है कि कुछ को देंगे कुछ को नहीं देंगे, हम भी 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। चौथा, ओपीएस हो गया, 2 लाख खाली पदों को भरना। और हरियाणा में खिलाड़ी बहुत हैं। अब भी आप देखिए, ओलंपिक में 6 मेडल आए, 6 में से 4 हरियाणा के। हॉकी में 3 प्लेयर हमारे थे, 1 मेडल हरियाणा से बाहर आया। तो हुड्डा साहब की बड़ी अच्छी योजना थी, पदक लाओ नौकरी पाओ। इस सरकार ने उसमें भी कैंची चलाई है। हर आदमी तो पोर्टल पे काम नहीं कर सकता, लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिलीफ। पीछे मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे यहाँ का ये। बट ऑनलाइन स्वच्छता लाने का एक तरीका था कि ऑनलाइन क्यों आए, इसलिए ताकि घुसखोरी बंद हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि लोगों को रिश्वत ना देना पड़े। अब पोर्टल से तो जाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन हो तो कैसे होगा? नहीं, अब ऑनलाइन में हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, और रिश्वत ज़्यादा हो गई। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम कर दिया। अब प्रॉपर्टी आईडी में बटे का प्रोविज़न ही नहीं है कि आपका 123 गज का प्लॉट है, 2 भाइयों में 62 गज पर बट गया। ऑनलाइन पोर्टल पकड़ ही नहीं रहा है, फिर वो घूस करके जुगाड़ निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ आप पोर्टल लाओ, पोर्टल के साथ ऑफलाइन भी चालू रखो। हर आदमी तो पोर्टल पे नहीं जा सकता है। पोर्टल तो एक मशीन है, मशीन के पास दिल नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है,
ये ऑनलाइन होता, सिस्टम नहीं होता, ऑफलाइन होता, हम जिले के डीसी के पास जाते, तुरंत वो अफसर भेजता। तो मोटा मोटा आप दोनों पैरेलल चाहते कुछ समय तक। कुछ समय तक। नीरज, एक लंबा समय से आपने जनता कॉलोनी को लेके बहुत एजिटेटेड थे और खास तौर पे बीजेपी का मंत्री मूलचंद शर्मा, उनको लेके आपने बहुत तानातानी की। मुद्दा क्या था, क्या वो सुलझा? जनता कॉलोनी राइट हैंड साइड पे है, बारिश के समय में बहुत जल भराव रहता है और उसकी वजह से मेरी विधानसभा भी प्रभावित होती है, क्योंकि सीवरेज तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। पानी ये फ्लो नहीं देखता कि ये एनआईटी है, ये बल्लमगढ़ है, ये भड़कल है। पानी को तो नेचुरल है, जहाँ धारा मिलेगी अपने हिसाब से चलेगा। अब मूलचंद जी वहाँ आए, लोगों ने वहाँ किश्ती चलाने की भी कोशिश की, इतना इतना पानी था रोड पे। और सबसे दुखद बात यह है कि बिल्कुल जनता कॉलोनी के सामने शमशान घाट है। वो शमशान घाट भी तीनों विधानसभाओं का है, उसके अंदर सारे लोग आते हैं। एटलीस्ट सरकार कम से कम शमशान तक का रास्ता तो क्लियर दे। तो एक आधे पोर्टल वाले ने उसको चला दिया कि ये एनआईटी विधानसभा का हाल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राहुल जी की छवि को खराब करने की कोशिश की। वो जो कहावत है मंत्री मस्त जनता त्रस्त, उसके ऊपर ये गतिविधि रखते हैं, अपना काम रखते हैं। तो ये मेरे को एजिटेशन था कि यार आप अपनी जनता कॉलोनी क्लियर करो, वहां से जल भराव हटाओ, ताकि मेरी विधानसभा को भी सुकून मिले। नीरज जी, फरीदाबाद इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये एक छोटा सा, इतना बड़ा देश में एक छोटा सा शहर है या एक डिस्ट्रिक्ट है कह लीजिए, जहाँ कई एमएलएज होंगे, 2 या 3, 6 एमएलए हैं। तो आपस में मिलके बैठ के, मैं किसी भी देश का किसी भी ऐसे जगह पे जब 5, 4, 2, 3 एमएलए आपस में बैठ के, सब हम मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, क्यों नहीं आपस में बैठ के इसी कमरे में सोल्यूशन निकाल लेते हैं अपना। ये इस किस्म का पॉलिटिक्स से देश कैसे चलेगा जहाँ इतना बिटरनेस है? देखिए, बिटरनेस कोई नहीं है, कोई व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं है। एफएमडीए की मीटिंग होती है, स्मार्ट सिटी की होती है, या कोई ऐसे कॉमन होते हैं, वहाँ पर हम लोग बैठते हैं। पर दुख हुआ कि मंत्री तो पूरे हरियाणा के, एटलीस्ट आप अपनी विधानसभा की तो जिम्मेदारी निभाइए, पूरे हरियाणा की नहीं निभा रहे। अब आपकी विधानसभा की वजह से मेरी विधानसभा भी ट्रबल है, और फिर मैं तो अपोजिशन का हूँ, मेरे हो सकता है अफसर भी कम सुनते हो, फर्क पड़ता है सत्ता का और विपक्ष का। आप मंत्री हैं, यू आर द गवर्नमेंट, आपने किसी से कहना नहीं है मैं तो फोन करूंगा, कमिश्नर मैडम प्लीज इसको दिखवाइए, करिए। यू आर ए मिनिस्टर, यू हैव ए पावर टू ऑर्डर। रिक्वेस्ट करना और ऑर्डर देने में फर्क है। आप ऑर्डर देके उस काम को क्यों नहीं करा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? नीरज जी, ये प्रॉब्लम सिर्फ हरियाणा का या फरीदाबाद का नहीं है कि आपस में बातचीत ना हो, इतना रंजिश, इतना कन्फ्लिक्ट, जैसे कि कोई युद्ध चल रहा है देश में, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से एक दूसरे की तरफ पेश आ रहे हैं। मेरा सवाल है,
कब तक ये चलेगा? पॉलिटिक्स युद्ध नहीं है भाई। मैं तो इतनी तो आपको गारंटी दे सकता हूँ, 24 में हमारी सरकार बनेगी। परमात्मा ने मंत्री बना दिया। मुझे तो लगता नहीं कि हम फरीदाबाद से कोई बीजेपी का एमएलए जीतेगा। फिर भी कोई जीत गया तो जो कष्ट मैंने 5 साल सहा है, जो दर्द मेरी जनता के लिए मैंने 5 साल सहा है, उसको मैं नहीं सहने दूंगा। उसको हर महीने 2 महीने में बुलाऊंगा, बात भी करूंगा, समस्या भी पूछूंगा, क्योंकि जनता तो सारी कॉमन है। नीरज जी, ये तब मैं विश्वास करूंगा अगर उस मीटिंग में हमें भी आप इनवाइट करेंगे और हम उसको हर मीटिंग में तो नहीं, पर जिस दिन कोई एक मीटिंग में जहां पहली मीटिंग होगी आपको मैं जरूर बुलाऊंगा। मेरा प्रॉमिस। जहां हम कैमरा लेके उसको रिकॉर्ड करें और लोगों को दिखाए कि पॉलिटिक्स लड़ाई नहीं है। आप एक जमीन से जुड़े हुए राजनेता है। देखिए, मैंने तो ना सीएम को एक और सुझाव भी दिया था। मैंने कहा साहब, सरकारें आती हैं जाती हैं, हर नेता अपने इलाके की प्लानिंग करता है, सोच रखता है कि जैसे 10 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया, मेरा आने वाली सरकार में जो एक तो ये मुद्दे प्रदेश के हो गए, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी अपना प्लान है कि आज हम सीवरेज से सबसे ज़्यादा परेशान, कि एक एमएलए के लिए फिक्स ऑफिस हो, स्टाफ हो, वो एमएलए कार्यालय हो, कि उसने 5 साल क्या किया वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, चाहे कागज लिखे हैं, फाइल बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट जैसे सरकारी दफ्तर रहता है, सरकारी दफ्तर रहता है, बिल्कुल वैसे ही। बहुत अच्छा सुझाव है। तो दूसरे एमएलए को शिफ्ट करके जाए, बिल्कुल, कि भाई तो ये मैंने प्लानिंग करी थी 5 साल, ये काम हो पाया, ये नहीं हो पाया, अब आप आए हो, आप इसको देखो। हर जगह होना चाहिए। नीरज जी, क्या आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साफ सुथरा प्रोसेस है वोटिंग के लिए? जिस हिसाब से शिकायतें आती हैं और लोगों में जो बातें आ रही हैं, अब आप ये मत कहिए कि जहाँ आपकी सरकार आती है वहाँ मशीन ईमानदार है, जहाँ नहीं आती है वहाँ बेईमान है। जो मैंने ईवीएम का समझा है, आप 100% गड़बड़ नहीं कर सकते, पर कुछ % कर सकते हैं। आप इलेक्शन फाइट करते हैं और लोगों से हर दिन 100 लोगों से हर दिन मिलते हैं। आपका पल्स क्या कहता है? आपका गट फील क्या कहता है? क्या ईवीएम का जो प्रोसेस है देश में वो सही है कि नहीं? मैं बीजेपी का खिलाफ, सरकार का खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ईवीएम चलना चाहिए या नहीं। देखिए साहब, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, ईवीएम इतनी सेफ होती तो जहाँ से हम ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं
अमेरिका अपने देश में भी ईवीएम से चुनाव कराता। अमेरिका में तो आज भी बैलेट ही चल रहा है। जो बैलेट था, जितना फेयर वो था, उतना फेयर कुछ और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपके हिसाब से ईवीएम एक सही प्रोसेस नहीं है। अगर नहीं है तो इतना महत्वपूर्ण चुनाव जो आने वाले हरियाणा का इलेक्शन है, जो एक तरह से जीवन दान वाला इलेक्शन होगी, उसमें आप लोग ईवीएम का मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं बहस कर रहे, क्यों नहीं आप पेश कर रहे कि भाई ईवीएम नहीं, बैलेट से चुनाव हो? देखिए, हमारे चाहने से भी नहीं होगा ना। ये तो पूरे देश में जब बदलाव होगा, और राहुल जी ने जिस हिसाब से ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, मुझे लगता है 29 में हमारी सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी ईवीएम को बंद करेगी। ये बहुत बड़ा बयान है कि ईवीएम को आप लोग बंद करेंगे, बट क्या कोई डर है कि आने वाला इलेक्शन आप ईवीएम का कारण से हार सकते? मैंने कहा सारी बेईमानी नहीं हो सकती, कुछ की गुंजाइश जरूर है। देखो, मशीन है, मशीन के साथ छेड़खानी, टेम्परिंग, हर समय इस चीज़ की संभावना है। आप इस संभावना को नहीं नकार सकते। अगर छेड़खानी हुआ होता तो इतना बेहतरीन जीत जो आपने हासिल की 2019 में, लहर इतना जबरदस्त था, और उसका खिलाफ जाके आपका जीत वाकई में बहुत, और वहां से आप स्टार एमएलए बने, वो कैसे हुआ? ईवीएम तो गलत है, फिर आपको भी हारना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं आपको जी, जिस हिसाब से माहौल था, हमें उम्मीद थी हम कम से कम 35,000 वोट से जीतेंगे। हम जीते मात्र 3,500 वोट से। और आपको मैं बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे यहाँ संजय कॉलोनी है, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई पूरी संजय कॉलोनी में, इतना विरोध था। एक मीटिंग छत पे रखी उसने किसी के, लोगों ने वो भी नहीं होने दी, गली वालों ने। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम मीटिंग नहीं होने देंगे, हम आपसे बहुत नाराज हैं। उस संजय कॉलोनी से मैं मात्र 13 वोटों से चुनाव जीता हूँ। 28-30 हजार वोटें हैं वहाँ पे संजय कॉलोनी की। मैंने क्या सारी नहीं हो सकती। नीरज जी, आप मशहूर है राम कथा के लिए। आप खुद को पंडित भी कहते हैं, और है भी, पंडित कहते हैं क्योंकि आप है। आपका हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व के अंदर क्या फर्क है? बीजेपी राम राज्य की बात करती है, राम राज्य में विश्वास नहीं रखती। राम राज्य में तो छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं था, सब एक बराबर। हाँ, बट आपका हिंदुत्व और उनका बीजेपी का हिंदुत्व में क्या फर्क है? राम जी की बात करने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य के अंदर सब एक बराबर थे। की ठंड में 2 गज के कपड़ों पे गुजारने में विवश होना पड़ा। मैंने बताया ना, राम राज्य की बात तो करते हैं पर काम नहीं करते राम राज्य जैसे। अगर जो राम राज्य जैसे काम करते होते तो मेरे को क्या 28 करोड़ के लिए तरसाते? ये मेरे को थोड़ी तरसाया इन्होंने, मेरी विधानसभा के लोगों को तरसाया। मैं कोई 28 करोड़ अपने पर्सनल खाते में तो मांग नहीं रहा था। और क्या फर्क है?
और देखिए, कहीं ना कहीं आप बीच में प्रयास कर रहे थे कि हिंदू वोट ना जाए कांग्रेस से, और उसमें आप कामयाब भी हुए। बट वो हिंदू कौन है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं सारे ही हिंदू हैं। और मजहब कौन क्या मान रहा है, कौन किसको मान रहा है, हम सब सनातनी आदमी हैं। सनातन धर्म से हमारी सबकी उत्पत्ति है। ना कोई ऐसी कोशिश है कि हिंदू वोट बाहर ना जाए या अंदर ना जाए। मैं समझता हूँ राजनीति में धर्म की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। आपकी धर्म, आपकी बिरादरी, आपका समाज वोटों के लिए नहीं बना। किसान समाज का जो प्रॉब्लम, अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं देश में कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड का किसान का मुद्दा अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का कुछ अलग मुद्दा है, वेस्ट यूपी का कुछ अलग मुद्दा है। किसान यूनाइटेड नहीं है, मुद्दा एक नहीं है। तो इससे क्या आपको लगता है अगले इलेक्शन में किसान का मुद्दा कोई मुद्दा बन भी पाएगा? नहीं, किसान का तो मुद्दा है साहब, हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिना अन्नदाता के हम क्या करेंगे? वो तो सही है, बट जितना किसान का मुद्दा बुलंद है पंजाब का किसानों के अंदर, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सरकार नहीं देख रही है, हरियाणा में शायद वैसे नहीं है। नहीं, हरियाणा में भी नहीं देख रही साहब। हरियाणा में सरकार कहती है एमएसपी देंगे, बाद में भावांतर पे आ जाती है। हाँ, बट हरियाणा का किसान जो सिंघू बॉर्डर में हुई और कहीं बॉर्डरों में जो डटे रहे किसान, उसमें हरियाणा का किसान नहीं थे, पंजाब का किसान थे। नहीं साहब, भाई आज 10,000 आदमी सिंधु बॉर्डर पे टिका है। 10,000 आदमी को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। सरकार ने तो कोई फैसिलिटी दे नहीं रखी थी। टॉयलेट भी चाहिए, सुख दुख की बातचीत भी चाहिए। वो सारी सपोर्ट कहाँ से थी? मेरे को अच्छी तरह याद है, हम जितने एमएलए थे हम सब वहाँ जाते थे, कॉमन किचन भी चलाते थे, वो लोगों का अपना भी इंतज़ाम था। जिस भी चीज़ की जो भी कमी पड़ी वो तो हरियाणा के लोगों ने पूरी करी है। नीरज जी, जब भी मास एजिटेशन हुई देश में, किसी भी समय पे मास एजिटेशन का पीछे किसी न किसी का हाथ रहा। ऐसे उस समय का सरकार हमेशा अपना देशवासी को कहते रहे कि ये मास एजिटेशन नहीं है। वो कांग्रेस के समय में भी मास एजिटेशन हुई थी अन्ना का, तब कांग्रेस में भी ये कहा कि इसका पीछे किसी का हाथ है। अभी भी जब किसान का एजिटेशन हो रहा है, बीजेपी कह रहे कि इसका पीछे कांग्रेस का हाथ है। किसी का हाथ नहीं था, किसानों का गुस्सा था, अपनी जायज़ मांगे थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू होने की बातें थी, और जो ये बिल सरकार आनन फानन में लाई अडानी अंबानी के चक्कर में, ये किसानों की मांग थी कि बाद में सरकार को झुकना पड़ा, उस बिल को वापस लाना पड़ा। नीरज जी, आप राजनीति में क्यों है? देखिए, मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी। 94 में मेरे फादर ने पहला चुनाव लड़ा। कॉलेज टाइम से ही मुझे राजनीति पसंद थी। क्यों आप राजनीति में हैं? वो 3 कारण क्या है? देखो, एक बर्निंग डिजायर थी बचपन से। पावर के लिए? नॉट फॉर पावर। ख्याति, फेम? फेम भी कह सकते हैं, सेवा भी कह सकते हैं, और जाहिर बात है पावर की भी इच्छा थी मन में। पर एमएलए बनने के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो एक ही चीज़ लगती है कि अब जितनी ज़िंदगी बची है, जो जी ली वो बहुत ज़्यादा है, बची हुई कम है, कि अब कोई ऐसा काम करके जाएं जो आने वाली पीढ़ी। कितना उम्र है आपका? मेरा 53। इतना निराश क्यों है? 53 में तो लोग सपना देखते हैं कि वे चीफ मिनिस्टर कम बनेंगे। देखो, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। 53 की एज है साहब, बीपी शुगर का मरीज हूँ, जी लूँगा 70 साल मैक्सिमम। तो बची कितनी? 17 साल ही तो बची। जो बची है वो कम है, जो जी ली वो बहुत ज़्यादा है, कि जिसको उस पर तो अपना शरीर दान करके जाना चाहते हैं? मेरे शरीर भी दान करना है। नाम हमारे सनातन धर्म में 3-4 पद्धतियाँ हैं शरीर को नष्ट करने की। आप जला भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं, बहा भी सकते हैं। मैं मेरी डेड बॉडी, ESI मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, हमारे फादर साहब के टाइम में बना था। कोरोना में हमारे शहर की बहुत इज्जत बचाई है। मैं अपनी डेड बॉडी
ESI मेडिकल कॉलेज को दे के जाऊँगा। पूरा दिन आप लोगों से मिलते हैं, एक बहुत खूबसूरत खुला ऑफिस बना के रखा है मैंने देखा, जहाँ आपका कोई कमरा नहीं है, चारों तरफ सोफा लगा हुआ है, बीच में आप बैठे हुए हैं। किस चीज़ से आपको ऊर्जा मिलता है सुबह उस ऑफिस में जाके बैठने का? और मेरे ख्याल से उस ऑफिस में कुछ खास AC वेसी का भी बंदोबस्त नहीं है, तो क्या किस चीज़ से ऊर्जा मिलता है? ऊर्जा ऑपोजिशन में है, पावर नहीं है, पावर ना हो तो बाकी पावर के साथ साथ जो चीज़ें आते हैं वो भी नहीं होती है, तो क्या सोच के आप सुबह जाके बैठते हैं? देखिए, एक परिवार का रूटीन भी है, फादर साहब के समय से चला आया दस्तूर है। हम लोग बाकी नेताओं की तरह कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं रहते। जो लोगों का सुख दुख है वो हमारा सुख दुख है। सबके यहाँ लाइट आ रही है, हमारे यहाँ भी आ रही है, सबके यहाँ नहीं आ रही, हमारे यहाँ भी नहीं आ रही। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब हमारे फादर साहब मंत्री बने तो बिजली डिपार्टमेंट वाले आए, कहने लगे कि ज़्यादातर बाबूजी बोलते थे लोग उनको, बाबूजी आप ये चिट्ठी साइन कर दो, हम एक हॉटलाइन बिछा देते हैं आपके घर के लिए कि लाइट कभी नहीं जाएगी। तो बाबा कहने लगे भैया तुम तो मेरे को मार दोगे, कल को मेरे पड़ोस में तो लाइट नहीं आएगी, मेरे घर में लाइट आएगी, मुझे तो पता ही नहीं लग पाएगा। जाते जाते आपका ज़ुबान से एक राम कथा मैं सुनना चाहूँगा, जो आपको लगता है आज का राजनीति में उसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है, जो आप कहना चाहेंगे। दिक्कत क्या हो गई हमारे संस्कारों में, किसी का छोटा बच्चा कहे ना जोनी जोनी यस पापा, पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं कि देखो मेरा बेटा जोनी जोनी सुनाएगा। और किसी का बच्चा कहे मंगल भवन मंगल हारी, तो लोगों को लगता है यार शायद हम बैकवर्ड हैं। हमारे घर से रामायण उठ गई। जब सीता माँ का हरण हुआ तो सबसे पहले बचाने के लिए कौन आया? जटायु जी आए। जटायु जी कौन थे? गिद्ध थे। आपको पता है गिद्ध क्या खाते हैं? भोजन भी अच्छा नहीं, जन्म भी अच्छा नहीं। और जब सीता माँ की रक्षा करते हुए जटायु जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हालांकि राम प्रभु तक, जब तक वहाँ राम प्रभु आए जटायु जी जिंदा थे। राम जी ने पूछा कि अब और जीवित रहना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अब आपकी शरण में आ गए, अब मेरी इच्छा नहीं है जीने की। और बाबा तुलसीदास क्या लिख के गए? जल भर नैन कहत रघुराई, तात कर्म से निजगत पाई। कि जाते जाते जटायु जी ने एक कर्म ऐसा किया, उनको स्वर्ग की उपलब्धि नहीं हुई, वो हरिपुर गए, विष्णु जी के धाम में गए। और आपको पता हो उनका अंतिम संस्कार श्री राम प्रभु ने किया, अपना पूर्वज मान के किया। और उस घटना के बाद कोई जटायु जी को जटायु जी नहीं कहता, जटायु भगवान की संज्ञा देते हैं। हम कहीं भी जाते हैं रामायण में क्या कहते हैं? बोल जटायु भगवान की जय। कि हम इस मानव जोनी में अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, पर एक कर्म जटायु जी के जैसा जरूर करके जाएं, जिससे हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा दूसरा लोक भी सुधरे। रामायण के अंदर एक जिक्र आता है कि जब कुंभकर्ण भी मर जाता है, मेघनाथ भी मर जाता है, तो माँ मंदोदरी एक दिन रावण के पास आती है और वो रावण से कहती है कि प्रभु मेरी सुहाग की रक्षा करो, आप मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया बिछिया बच जाए। रावण ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा युद्ध छोड़ दो।
युद्ध छोड़ दो, वो नर नहीं है, नर के रूप में नारायण है। पूरा कुटुंब खत्म होने को आ गया। तो रावण बड़ा अहंकार में कहता है, तू मुझे ज्ञान व्यान मत दे ज़्यादा, मैंने दुश्मनी ली है, मैं निभाऊंगा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। कि मेरी भुजाओं में ताकत थी तो मैंने दुश्मनी ली है। तो मंदोदरी हंसी। खैर युद्ध हुआ, रावण की 20 भुजाएं थी, 10 सर थे, सबको पता है। और जब मंदोदरी माँ युद्ध के मैदान में जाती हैं तो क्या देखती हैं, बाबा तुलसीदास क्या लिख के गए, काक कंखले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई। जिन भुजाओं के ऊपर रावण इतना घमंड कर रहा था, वो भुजाएं चील गिद्ध कौए खा रहे थे, उड़ा उड़ा के ले जा रहे थे। तो आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा, अच्छी सलाह जहाँ से भी मिले लेनी चाहिए। राम राम जी।